हाँ जी। जय जिनेंद्र। दोस्तों, हमारा लीगल एप्टीट्यूड के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है, राइट। ऑलरेडी 4-5 क्लासेस हो चुकी है लीगल एप्टीट्यूड की। वो सारी क्लासेस हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। दीप ज्ञान क्लासेस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और हम CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की सारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करेंगे। नोट्स और PPTs या MCQs के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तक कवर कर चुके थे। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि मैंने आपको बताया था जी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। थ्रू आउट द प्रोफेशन आपको ये सेक्शन याद रखना है, राइट। तो इस सेक्शन ने हमें बताया एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर इससे रिलेटेड जो PPT थी वो भी सेंड कर दी है और कुछ क्वेश्चंस MCQs भी सेंड कर दिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उन MCQs के आंसर क्या है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो वो सारी क्लासेस देखिएगा, क्योंकि अगर आप सारी क्लासेस देखेंगे तभी आपको आने वाली क्लासेस समझ में आएगी, तभी आप MCQs कर पाएंगे, ठीक है। आ जाइए जी। मैंने ये सेट आपको सेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये नाम है हमारा। मैंने आपको जो स्लाइड सेंड की थी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी? कहता है जी 1872, ठीक। फिर जी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट, मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कि बेसिकली इट इज़ अ कमर्शियल, हम कह सकते हैं लॉ। तो इसको दूसरे वर्ड्स में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है मर्चेंटाइल लॉ। मैंने आपको कहा था कि कुछ लोग मर्चेंटाइल लॉ बोलते हैं, कुछ लोग मर्केंटाइल लॉ बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट द चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग, ठीक है जी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सटेंड्स टू, दोबारा से स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, आंसर क्लियर कट स्लाइड में दिया हुआ है। एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आपको बताया था कि ऑल्दो आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेज दिया हुआ था, लेकिन रिसेंटली पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया है। एट प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, बट स्टिल अभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। आ जाइए जी। एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। फिर जी टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी एटलीस्ट, कम से कम कितने लोग होने चाहिए? एसेंशियल्स ऑफ एग्रीमेंट याद है आप लोगों को, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एग्रीमेंट में हमने कहा था देयर शैल बी एटलीस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीमेंट के अंदर हमने डिस्कस किया था देयर शैल बी एटलीस्ट 2 persons, राइट। तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए? कहता है जी एटलीस्ट 2 parties। हम अपने साथ तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते ना, हम अपने साथ एग्रीमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। खुद से हम क्या कर सकते हैं? रेजोल्यूशन ले सकते हैं। खुद से हम क्या कर सकते हैं? अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हैं, बट अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर क्रिएटेड बाय, जब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़, मतलब ऐसे राइट्स और ऐसी ड्यूटीज़ विच आर क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट एंड ड्यूटीज़ का मतलब ऐसे राइट्स ऐसी ड्यूटीज़ विच आर क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स। और कॉन्ट्रैक्ट्स तो पार्टीज खुद आपस में क्रिएट करती है, तो आर क्रिएटेड बाय पार्टीज, ठीक है। जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, किसी लॉ ने तो हमें फोर्स नहीं किया, किसी स्टैट्यूट ने तो हमें फोर्स नहीं किया, गवर्नमेंट ने तो हमें फोर्स नहीं किया। हम अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, हम अपनी मर्जी से लीगल राइट्स या ऑब्लिगेशंस क्रिएट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर क्रिएटेड बाय
parties. Every contract is an agreement, but every agreement is not a contract. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस लाइन को भी. एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट. देखिए पहले एग्रीमेंट बनेगा और बाद में ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रोमिस. प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट. एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट. तो जी कॉन्ट्रैक्ट तो तब बनेगा जब एग्रीमेंट होगा. देयरफॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसके अंदर लीगल एनफोर्सेबिलिटी होगी. राइट. तो क्वेश्चन क्या है हमारा? कहता है एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ये पार्ट करेक्ट है. बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये पार्ट भी करेक्ट है. तो जी स्टेटमेंट इज करेक्ट. राइट. हाँ जी. एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन डैश ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अब देखिए स्लाइड के अंदर मैंने सारी डेफिनेशंस, मैंने कहा था कि जो मैं डेफिनेशंस आपको बता रहा हूँ उसके आपको सेक्शंस भी याद रखने हैं. प्रोमिस का सेक्शन 2B था, एग्रीमेंट का 2E है और कॉन्ट्रैक्ट का 2H है. तो आपको ये याद रखने हैं, इनसे MCQs पूछे जा सकते हैं. जब हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो आप इजीली बता सकते हैं. राइट. क्या है एग्रीमेंट का? क्या है? 2E. ठीक है. सेक्शन 2 क्लोज E ऐसे बोलोगे, सेक्शन 2 क्लोज E. और हम सेक्शन 2 क्लोज E क्यों बोल रहे हैं, सब सेक्शन E क्यों नहीं बोल रहे, ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ. आ जाइए जी. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एज पर सेक्शन 2 क्लोज E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस आना चाहिए यहाँ पर, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन. हाँ जी. एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, अभी तो पढ़ा है, इज एन एग्रीमेंट. 2E में किसको डिफाइन किया हुआ है? एग्रीमेंट को. अ प्रोमिस टू डिलीवर हिज वॉच, यहां पर ए है. ए प्रोमिस टू डिलीवर हिज वॉच टू बी, एंड इन रिटर्न बी प्रोमिस टू पे सम ऑफ ₹2000. तो सेल परचेज बड़ी सिंपल सी बात है. ए ने कहा मैं अपनी घड़ी आपको दे रहा हूँ 2000 रुपये में. बी ने कहा ठीक है, आई एम रेडी टू बाय, मैं आपको 2000 रुपये दूंगा. तो सेल परचेज है, सिंपल. राइट. तो ये क्या हुआ? कहता है जी एग्रीमेंट है. ऑफर है, एक्सेप्टेंस है. तो हमने क्या पढ़ा कि जहां पर ऑफर है प्लस एक्सेप्टेंस है तो क्या बन जाता है वो? प्रोमिस. और प्रोमिस के साथ साथ कहता है जी कंसीडरेशन भी हो. प्रोमिस के साथ साथ कंसीडरेशन भी हो. ए की तरफ से कंसीडरेशन क्या है? वो अपनी वॉच देगा. बी की तरफ से कंसीडरेशन क्या है? कि वो पैसे देगा. तो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट. ठीक है जी. हाँ जी. एन एग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन. A contract is a promise to do something or abstain from doing something. A communication of intention to do something or abstain from doing something. A set of promises. An agreement enforceable by law. तो contract की definition क्या है? An agreement enforceable by law. ठीक है. हमें section 2H रेफर करना है. मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ. कॉन्ट्रैक्ट की हमारी डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है जी एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. आ जाइए. कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? एन ऑफर टू बी वैलिड must contain a term that non-compliance of which would amount to acceptance, intend to create legal relations, have certain and unambiguous terms, be communicated to the person to whom it is made. ठीक. अभी हम लोग ये ऑफर के जो असेंशियल एलिमेंट्स है वो इस क्लास में डिस्कस करेंगे, तो इसको हम होल्ड पे रख देते हैं.
अच्छा, बाकी के क्वेश्चन जितने भी हम होल्ड पे रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑफ़र के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप लोग ये कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम आगे चलते हैं, फिर क्लास के एंड में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आ जाइए जी। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, सेक्शन 10 ने हमें क्या कहा, कहता है जी ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पहली चीज़ क्या है? फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, मतलब जो ऑफर दिया जाएगा, जो एक्सेप्टेंस दी जाएगी, वो सब बिल्कुल फ्री कंसेंट के साथ होनी चाहिए पार्टीज़ की। पार्टीज़ के ऊपर किसी तरह का कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। बाय मिस्टेक ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। बाय मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। बाय फ्रॉड ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। राइट, तो ये सारी चीज़ें पार्टीज़ बिल्कुल अपनी मर्जी से करे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करे, सोचकर समझकर एग्रीमेंट में एंटर करे। दूसरी चीज़ क्या है जी? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पार्टीज़ मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज़ माइनर नहीं होनी चाहिए, पार्टीज़ अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए, और पार्टी शैल नॉट बी abstained फ्रॉम एंट्रिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बाय द लॉ, मतलब लॉ ने उन पार्टीज़ को किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मना नहीं कर रखा। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन शैल बी लॉफुल एंड कंसिडरेशन शैल बी मीनिंगफुल। चांद तारे तोड़ लाऊंगा इज नॉट अ मीनिंगफुल कंसिडरेशन, जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है, वो कंसिडरेशन वैलिड कंसिडर नहीं की जाएगी। विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब आप कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, किसी इलीगल पर्पस के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लोगों की नज़रों में उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एंड आर हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ठीक है, एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं जिन्हें वॉइड डिक्लेयर किया गया है। और वॉइड का मैं वर्ड मीनिंग आपको प्रीवियस क्लासेस में समझा चुका हूँ। वॉइड का मतलब कुछ भी ऐसा विच इज़ हैविंग नो लीगल एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ की नज़रों में जिसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड है तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो उसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते अगेंस्ट अदर पार्टी। ठीक है, आ जाइए जी। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग स्लाइड में दोबारा से एक बार मैं स्लाइड दिखा दूँ, हम लोग समझ चुके हैं कि जी सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या देखना है कि ऑफर और जो एक्सेप्टेंस है, वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। राइट, फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, इसके बिना तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, जेन्युइन एंड फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मीनिंगफुल टर्म्स, मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है या जो भी कंसिडरेशन है दैट शैल नॉट बी वेग एंड पॉसिबल परफॉर्मेंस। चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुझे मैं दुनिया की सैर करवाऊंगा, बेसिकली जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, ऐसी कंसिडरेशन को लो कंसिडरेशन नहीं मानता। ठीक है, आ जाइए जी। अब हम बात करते हैं ऑफ़र की कि एक्चुअल में ऑफ़र क्या होता है और उसके क्या क्या वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो दिमाग में रखने हैं। हाँ जी, ऑफर और प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले हमारा क्या देखना है? ऑफर। कहता है वन ऑफ द अर्ली स्टेप in the formation of the contract lies in arriving at an agreement between the contracting parties by the means of an offer and acceptance। सबसे पहला तो यही है ना कि कोई ऑफर देगा, दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा। कोई ऑफर देगा, दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा, तो उन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया? प्रॉमिस। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दस व्हेन वन पार्टी द ऑफरर, जो ऑफर दे रहा है उसे क्या बोलते हैं? ऑफरर। मेक्स आर डेफिनेट प्रपोजल, डेफिनेट लिखा हुआ है। डेफिनेट का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली पता हो, देने वाले को भी पता हो कि मैं ऑफर में सामने वाले को क्या ऑफर कर रहा हूं, और लेने वाले को भी पता हो कि एक्चुअल में मुझे क्या ऑफर मिला है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफर शैल बी डेफिनेट, शैल नॉट बी वेग। राइट। प्रपोजल, व्हेन वन पार्टी मेक्स अ डेफिनेट प्रपोजल टू अनदर पार्टी, और जिसको प्रपोजल दिया जाता है उसे बोलते हैं ऑफरी। राइट। ऑफरर जो प्रपोजल दे रहा है, ऑफरी जिसको प्रपोजल मिल रहा है।
एंड द ऑफरी एक्सेप्ट्स इट इन इट्स एंटायरिटी, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन इट्स एंटायरिटी। इसका मतलब क्या है, कहता है ऑफरी को जो ऑफर मिला है वो उसे एज इट इज, ऑफर को एज इट इज, दोबारा रिपीट करूं, ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट करे। अगर वो ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, उसने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान के चलते हैं मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर दे रहे हैं। क्या ऑफर दे रहे हैं कि मिस्टर ए अपनी बाइक 20,000 रुपीज़ में सेल करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ऑफर दी मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने ऑफर एक्सेप्ट करी बट विद द कंडीशन कि वो 20,000 पे नहीं करेंगे। मिस्टर बी इज रेडी टू बाय द बाइक फॉर 19,000। तो इन्होंने एक्सेप्टेंस दी, बट दिस एक्सेप्टेंस इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस मतलब क्या हुआ, मिस्टर बी ने ऑफर एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करी। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, मैं उस पर टाइम लेता हूँ और स्पेसिफिकली लिखता हूँ टाइम लेने के लिए, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, जो चीज़ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। मिस्टर बी हैज नॉट एक्सेप्टेड ऑफर, मैं वर्ड हाईलाइट कर रहा हूं, एज इट इज, जैसा ऑफर था वैसा का वैसा एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि इन्होंने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी। तो मान के चला जाएगा, यहां से ये मान के चला जाएगा, इट मीन्स मिस्टर बी हैज रिजेक्टेड द ऑफर। तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज बेसिकली रिजेक्शन ऑफ द ऑफर। ठीक है, तो ये मान के चला जाएगा कि मिस्टर बी ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर बी हैज गिवन न्यू ऑफर टू मिस्टर ए। अब ये मान के चला जा रहा है कि एक्चुअल में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ऑफर दिया है, एक्चुअल में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ऑफर दिया है कि मिस्टर बी मिस्टर ए की बाइक 19,000 में परचेज करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इस केस में ये मान के चला जा रहा है कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए का ऑफर 20,000 वाला रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर बी ने अपनी तरफ से ऑफर दिया मिस्टर ए को कि वो 19,000 में परचेज करने को तैयार है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन मिस्टर ए वेदर ही विल एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। और मिस्टर ए क्या हो गया यहाँ, ऑफरी। अब उनके हाथ में है कि वेदर ही विल एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। तो जी इस टाइप के केस को क्या बोला जाता है, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर, इस टाइप के केस को क्या बोला जाता है, काउंटर ऑफर। मतलब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को काउंटर ऑफर दे दिया, और मिस्टर ए के हाथ में उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। राइट, तो जी ऑफर शैल बी एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी एज इट इज इन इट्स एंटायरिटी एंड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, बिना इफ बट किंतु परंतु लगाए। देयर इज द मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ द पार्टीज इन द सेम सेंस ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर एट द सेम टाइम, जिसको हमने कहा था कंसेंसस एडिदम। कहां पढ़ा था ये हमने, कहता है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीमेंट में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीमेंट में कंसेंसस एडिदम, मैचिंग ऑफ माइंड ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर एट द सेम टाइम इन द सेम सेंस। ठीक है, आ जाइए जी। एंड अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू बीइंग assuming that all the other elements are also present. ठीक, a proposal is also termed as offer. The word proposal, अच्छा ये चीज़ छोड़िए, आज यहाँ पर आइए नीचे। An offer is a proposal by one person whereby he expresses his willingness. ध्यान से देखिएगा, ऑफर की डेफिनेशन क्या दी गई है, कहता है वेयर बाय वन पर्सन इज एक्सप्रेसिंग हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा जता रहा है, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस, एक्ट और
फॉरबियरेंस। तो जी सेक्शन 2A के अंदर ऑफर को डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन 2A, सेक्शन 2 क्लोज ए में ऑफर को डिफाइन किया गया है, क्योंकि ऑफर सबसे पहली चीज़ है, तो 2A में ऑफर को डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया? कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज तो अब क्या याद रखना है कि कहां पर ऑफर को मैं एक्चुअली नेक्स्ट पेज लेना चाह रहा हूं। चलिए, ऑफर को, ऑफर मतलब प्रपोजल कहां पर डिफाइन किया गया? सबसे पहले सेक्शन 2A में। ठीक है, क्या डिफाइन किया गया है? when one person signifies his willingness मतलब क्या हुआ? कहता है जी ऑफरर ऑफर बिल्कुल फ्री कंसेंट के साथ दे रहा है। फ्री कंसेंट याद है ना, एक एसेंशियल था सेक्शन 10 में कि जी ऑफरर ऑफर बिल्कुल फ्री कंसेंट के साथ दे रहा है। सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, किस चीज की विलिंगनेस? कहता है टू डू और नॉट टू डू समथिंग। तो जी ऑफरर दूसरे बंदे को कह रहा है कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं या कुछ नहीं करना चाहता। तो जी सामने वाले के लिए कुछ करना भी ऑफर है और कुछ ना करना भी ऑफर है। कुछ ना करना भी ऑफर है। कैसे? मैं कह रहा हूं जी, मैं सामने वाले को ऑफर दे रहा हूं कि मैं अपनी बाइक उसे 20,000 रुपये में सेल करना चाहता हूं, देना चाहता हूं। तो टू डू मतलब आई एम रेडी टू सेल माई बाइक। अब दूसरा आता है नॉट टू डू, मतलब मैं सामने वाले के लिए कुछ नहीं कर रहा, उस चीज का भी एहसान दिखा रहा हूं कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि मैं नहीं करूंगा। कैसे? कहता है जी दो दोस्त थे, ए और बी। ठीक है, दोनों की दुकानें बिल्कुल साथ साथ थी। अब जी ए बहुत मेहनती था, इसने अपनी दुकान शुरू करी किस चीज़ की? स्वीट्स की, मिठाइयों की। बहुत मेहनत करी, नाम कमाया, गुडविल बनाई और बहुत सारे कस्टमर स्पेसिफिकली अब एक ही दुकान पर आने लग गए। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स एक ही दुकान पर आने लग गए, नाम से मिठाई बिकनी शुरू हो गई। अब जी बी ने सोचा इतने सारे कस्टमर्स इसकी दुकान पर आ रहे हैं, एक तरह से मार्केट क्रिएट हो गई है स्वीट्स की यहाँ पर, क्यों ना मैं अपनी दुकान पर भी स्वीट्स सेल करना शुरू कर दूँ। बैठे बिठाए कुछ कस्टमर्स तो मेरे पास भी आएंगे, राइट। तो जी बी ने ए को कहा यार मैं भी सोच रहा हूँ दुकान खोलने के लिए। ए ने पूछा बेटा कौन सी? तो बी ने कहा यार मैं भी फिर स्वीट्स की सोच रहा हूँ। जब लोग इतने सारी स्वीट्स परचेज करने आते हैं, आपकी तो स्वीट्स परचेज करते हैं, कुछ लोग मेरे पास भी आने शुरू हो जाएंगे। अब ए को लगा कि यार ये तो दिक्कत है, मेहनत मैंने की, मार्केट मैंने क्रिएट की, गुडविल मैंने क्रिएट करी, लोग मेरे पास आएंगे, लेकिन कुछ लोग तो हो सकता है बी के पास भी चले जाए, राइट। तो यार ये तो सीधा सीधा मेरे बिजनेस के लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो ए ने बी को कहा कि यार आप किसी और चीज़ की दुकान खोल लो। अब बी के दिमाग में एक बात आई, बी ने कहा ठीक है मैं स्वीट्स की दुकान नहीं खोलूंगा, नॉट टू डू, नहीं करूंगा, मैं स्वीट्स की दुकान नहीं खोलूंगा अगर आप मुझे 10,000 रुपीज पर मंथ देते रहे तो। ये बी की तरफ से ऑफर था कि आई विल नॉट
open sweets shop if you are ready to pay me 10,000 rupees per month for that. अब जी ये ए के हाथ में था, उसे जज करना था कि इसकी दुकान खोलने की वजह से 10,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान होगा या कम का नुकसान होगा। अगर ए को लगता है यार 10,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान होगा तो वो बी को कहेगा चल ठीक है, आई एम रेडी टू पे 10,000 रुपीज़ पर मंथ टू यू, बट यू शैल नॉट ओपन दिस शॉप। ठीक है, एटलीस्ट स्वीट्स की शॉप ओपन नहीं करनी है आपको, कोई और अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि अगर हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं हम लोग, तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं दोज रिस्ट्रिक्शन शैल बी रीजनेबल। कायदे से ए बी को ये नहीं कह सकता, ऐसा कोई ऑफर नहीं क्रिएट हो सकता कि आप काम ही नहीं करोगे, आप दुकान खोलोगे ही नहीं। ये तो कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन हो गई विच इज़ नॉट अलाउड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इज अलाउड, मतलब ए बी को कह सकता है कि आप स्वीट्स की दुकान नहीं खोलोगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, माइंड में आगे जाके काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ बी की तरफ से ऑफर क्या था, आई विल नॉट ओपन माई शॉप एज स्वीट्स शॉप। ठीक है, बट फॉर दैट यू हैव टू पे मी 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो कुछ करना भी ऑफर हो सकता है, कुछ ना करना भी ऑफर हो सकता है। हाँ जी, विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन, अब्सटेन का मतलब नॉट टू डू, विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ सच अदर, विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ सच अदर, मतलब अगर कोई किसी को ऑफर दे रहा है, अगर ए बी को ऑफर दे रहा है या बी ए को ऑफर दे रहा है, कहता है ऑफर देते हुए दिमाग में ये रहना चाहिए कि सामने वाला हमारी बात सुने, हमारी बात समझे और उसके बाद रिएक्ट करे। अगर मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं है तो इसका मतलब मैं ऑफर नहीं दे रहा हूँ, आई एम सिंपली गिविंग अ मेयर स्टेटमेंट, आई एम सिंपली इशूइंग अ मेयर स्टेटमेंट, राइट। ऑफर का मतलब ही तभी आता है ना जब हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात सुने, हमारी बात समझे और रिएक्ट करे। अगर मैं ऐसे ही भीड़ में खड़ा होकर कुछ भी बोल रहा हूँ, मतलब मेरी इंटेंशन नहीं है कि कोई सुने ना सुने, बस मुझे बोलना है, तो कायदे से आई एम नॉट गिविंग द ऑफर, मैं तो सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, राइट। तो सिंपल स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑफर, सिंपल स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑफर। सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर भी ले तब भी मैं बाउंड नहीं हूँ, क्योंकि वो स्पेसिफिकली इस इंटेंशन से नहीं दी गई थी स्टेटमेंट कि सामने वाला उसे ऑफर कंसीडर करे। ठीक है, जैसे कि 4 दोस्त बैठे हुए थे, ए बी सी डी, तो जी ए ने ऑफर दी सी को, किस चीज के लिए, कार के लिए। ए ने कहा कि मैं अपनी कार आपको 1 लाख रुपीज में दे दूंगा। यहां ए ने तो ऑफर दी स्पेसिफिकली सी को इस इंटेंशन के साथ कि सी उसकी बात सुने, समझे और रिएक्ट करे। अब ये बीच में बी बैठा हुआ था बड़बोला, बी फॉर बड़बोला, एवं हर चीज में टांग अड़ाने की आदत है। तो भैया बी ने कहा 1 लाख रुपए में, अरे 1 लाख रुपए में तो मैं भी अपनी कार दे दूंगा, 1 लाख रुपए में तो मैं भी अपनी कार दे दूंगा। अब बी ने बेसिकली ये ऑफर नहीं दी थी, यहाँ बी की इंटेंशन नहीं थी कि कोई उसकी बात सुने, समझे और उस पर रिएक्ट करे। बी को तो बस कुछ भी बोलने से मतलब था। तो जो ए ने दिया उसे तो ऑफर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जो बी ने दिया उसे मेयर स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट कंसीडर किया जाएगा, और जो मेयर स्टेटमेंट है दैट इज नॉट एन ऑफर। अगर ये ऑफर नहीं है तो कोई इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, किसी भी तरह का एग्रीमेंट क्रिएट नहीं हो सकता, राइट। हाँ जी, विद द इंटेंशन, कहाँ गया, विद द व्यू या इंटेंशन टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन। तो जी क्या क्या हमारे पास यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए जो कि हम ज़्यादातर डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला, ऑफर मस्ट बी क्लियर, मस्ट बी डेफिनेट, मस्ट बी कंप्लीट, मस्ट बी फाइनल। ऑफर शैल नॉट बी वेग, आधा अधूरा ऑफर नहीं होना चाहिए। सामने वाले को क्लियरली पता होना चाहिए कि उसे क्या मिलने जा रहा है या उसे क्या नहीं मिलेगा, उसके पास क्या ऑप्शंस है, क्या ऑप्शंस नहीं है, राइट। जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है,
एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है, मान के चलिए मैं आपके पास घोड़ा परचेज करने आता हूँ, एक हॉर्स परचेज करने आता हूँ। आप मुझे कहते हैं यार 10,000 रुपये का है मेरा घोड़ा, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर आपका घोड़ा रेस में जीत गया, मतलब मैं आपके घोड़े को रेस में दौड़ाऊँगा, अगर आपका घोड़ा रेस में जीत गया तो मैं आपको 10 छोड़ो 11,000 रुपये दूंगा। लेकिन अगर आपका घोड़ा रेस में नहीं जीता तो इसका मतलब यार इतनी वैल्यू नहीं है घोड़े की, फिर मैं सिर्फ 8,000 रुपये दूंगा, राइट। अब जी आपको 11 मिलेंगे या 8 मिलेंगे, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कहता लक पे। जुआ है, घोड़ा हो भी सकता है रेस जीत जाए, हो भी सकता है रेस हार जाए। किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? लक पे। कहता है यहाँ सर्टेनिटी नहीं है, द ऑफर इज़ नॉट डेफिनिट, पता ही नहीं सामने वाले को 8 मिलेंगे 11 मिलेंगे, सर्टेनिटी नहीं है, राइट। और कोई भी ऐसी मतलब कंटीजेंट इवेंट भी नहीं है जो सर्टेन है कि होगी या नहीं होगी। कहता है ये तो प्योरली लक पे डिपेंड करता है। लो इस टाइप के ऑफर को नहीं मानता। लो कहता है भैया सामने वाले को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में उसको क्या मिलने वाला है। अब जी घोड़ा जीतेगा या हारेगा ये कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द लक, डिपेंड्स अपॉन द डेस्टिनी, और लो लक या डेस्टिनी को कंसिडर नहीं करता, ठीक है। कहता इट इज टू वेग एंड इज नॉट बाइंडिंग। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है ऑफर सामने वाला तभी एक्सेप्ट कर सकता है जब सामने वाले को ऑफर मिला हो। ऑफर सामने वाला तभी एक्सेप्ट कर सकता है जब सामने वाले को ऑफर मिला हो। अगर सामने वाले को ऑफर मिला ही नहीं तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? अब जी एक थे मिस्टर लाला, बड़ी मोटी पार्टी थे, ठीक है। इनका एक बेटा था 4 साल का। अब जी सुबह से बेटा गायब, पता ही नहीं किसी को कि है कहाँ। तो जी मिस्टर लाला ने एक ऑफर निकाला कि जो भी मेरे बेटे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 1,000 रुपये का कैश इनाम दूंगा, कैश प्राइज, नकद 1,000 रुपये, ठीक है। ये मिस्टर लाला की तरफ से ऑफर। अब जी शाम को इवनिंग में जो मिस्टर लाला का सर्वेंट था वो भाई साहब छत से उतरते हैं नीचे, और इनके साथ वो बेटा भी होता है। वो छत से नीचे उतरते हैं और इनके साथ मिस्टर लाला का बेटा भी होता है। बेसिकली हुआ नहीं था वो बेटा, वो सर्वेंट के साथ ऊपर खेल रहा था। सर्वेंट खाने पीने का सामान ऊपर ही ले गया था, वहीं पर ही उसको खिला पिला रहा था, खेल रहा था, वहीं पर ही सुला दिया। शाम को जब वो उठा तो सर्वेंट उसे लेकर नीचे आया, ठीक है। अब जी जब सर्वेंट नीचे लेकर आया, मिस्टर लाला को बताया, तो सर्वेंट को किसी ने कहा कि यार मिस्टर लाला ने तो ऑफर दी थी कि जो मेरे बेटे को ढूंढ के लाएगा उसे 1,000 रुपये का इनाम मिलेगा, और तू मिस्टर लाला के बेटे को लेके आया है तो 1,000 रुपये का इनाम तुझे मिलना चाहिए। तो जी सर्वेंट भागा भागा मिस्टर लाला के पास गया कि जी मेरा इनाम दो 1,000 रुपये का। तो इन भाई साहब ने एक तो खिंचा के थप्पड़ रखा उसके कि बिना बताए बच्चे को पूरे दिन से तू ऊपर लेके बैठा हुआ है छत पर, हमारी यहाँ जान निकल गई, हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करवा रहे हैं, हम लोग पर्चे बंटवा रहे हैं कि कोई ढूंढ के लाएगा तो उसे 1,000 रुपये का इनाम मिलेगा, और ऊपर से तू इनाम मांगने वास्ते आ गया। तेरी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ऊपर से तुझे इनाम भी चाहिए। तो मिस्टर लाला ने कहा यह ऑफर तेरे लिए नहीं था। तो जी सर्वेंट गया कोर्ट में। सर्वेंट ने कहा देखिए मिस्टर लाला ने ऑफर निकाला, वैलिड ऑफर था। अब जी मैं बच्चे को ढूंढ लाया तो इसका मतलब मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया। तो जी मुझे मेरे पैसे दिलवाइए 1,000 रुपये। कोर्ट ने कहा कि बेटा क्या आपको ये ऑफ़र मिला था जब बच्चा आपके पास था? सर्वेंट कह रहे हैं नहीं मुझे तो नहीं पता चला। कोर्ट कहता है जो चीज़ आपके पास कम्युनिकेट ही नहीं हुई, जो ऑफ़र आपको पता ही नहीं चला, उसे एक्सेप्ट कैसे किया आपने? तो हेयर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज मिसिंग।
एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज मिसिंग। कहता है जब एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई तो एग्रीमेंट काहे का, प्रोमिस काहे का। तो जी ऑफर सामने वाला तभी एक्सेप्ट कर सकता है जब सामने वाले के पास ऑफर हो, उसे वो ऑफर मिल चुका हो। अगर ऑफर मिलने के बाद सर्वेंट बच्चे को ढूंढने जाता और तब बच्चा पाता सर्वेंट को, फिर मान के चला जाता कि वैलिड एक्सेप्टेंस है। लेकिन जब ऑफर मिला ही नहीं सर्वेंट को, तो बेटा कौन सी एक्सेप्टेंस। तो तुम्हारे बीच में कोई प्रॉमिस क्रिएट नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और आपका इस 1000 रुपये के प्राइस पर कोई हक नहीं है, राइट। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी एंड ऑफर बिकम्स इफेक्टिव ओनली व्हेन इट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी सो एज टू गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। कहता है जब तक ऑफरी को ऑफर मिलेगा नहीं, उसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है एक्सेप्ट करने की या रिजेक्ट करने की, और अगर उसके पास एक्सेप्ट करने की या रिजेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो एक्सेप्ट कर कैसे सकता है, राइट। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। फिर जी कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है जी इट मे बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड। सॉरी एक्सेप्टेंस नहीं, ऑफर। अभी एक्सेप्टेंस तो बाद में आएगा। एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या है, जहां पर ऑफरर ने स्पेसिफिकली बाय वर्ड्स ऑफर को एक्सप्रेस किया है, राइट। एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं, कहता है जी मे बी ओरल मे बी रिटन। वर्ड्स मे बी ओरल मे बी रिटन, इसका मतलब क्या, ओरल ऑफर वैलिड है। कहता है लॉ की नज़रों में कोई दिक्कत नहीं है, आप सामने वाले को ऑफर ओरली दे रहे हो या इन राइटिंग दे रहे हो, दोनों बिल्कुल लॉ की नज़रों में वैलिड है। हाँ, ओरल ऑफर के केस में वो अलग बात है कि आपको कोर्ट में प्रूव करना मुश्किल हो जाता है कि ऑफर आपने दिया था और क्या ऑफर दिया था, लेकिन अगर आप प्रूव कर देते हो तो वो ऑफर बिल्कुल वैलिड है, ओरल ऑफर भी बिल्कुल वैलिड है। तो बाय वर्ड्स अगर हम लोग ऑफर दे रहे हैं तो एक्सप्रेस्ड। कहता है बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज अगर ऑफर दिया जा रहा है तो दैट इज इंप्लाइड, मींस बाय एक्ट। कैसे जी, कहता है बैंक्स ने एटीएम लगा रखे हैं, अब वहां पर क्या कोई बैंक का बंदा खड़ा है जो कि चिल्ला चिल्ला के ऑफर दे रहा है कि आइए हमारे एटीएम से पैसे निकालिए? नहीं लगा रखे, ऐसा कोई बंदा किसी भी एटीएम पर नहीं खड़ा। लेकिन बैंक ने जो एटीएम्स लगा रखे हैं वो बैंक की तरफ से इम्प्लाइड ऑफर है दैट यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ सच एटीएम, यू कैन यूज द फैसिलिटी ऑफ दैट एटीएम सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। तो वहां पर बैंक ने ना तो वर्ड्स से लिखा हुआ कि यूज अवर एटीएम, ना ही वर्ड से बोल रहा ओरली बंदा वहाँ खड़ा होकर कोई कि हमारा एटीएम यूज़ कीजिए, लेकिन फिर भी उसे इम्प्लाइड ऑफर कंसीडर किया जाएगा। आप डीटीसी की बस आती है बस स्टैंड पर, तो कंडक्टर चाहे चिल्लाए या ना चिल्लाए, ऑफर दे या ना दे, अगर बस स्टैंड पर आकर बस रुकी है तो इसका मतलब डीटीसी आपको ऑफर दे रही है दैट यस यू कैन ट्रेवल इन द बस, यू कैन बोर्ड द बस, राइट, बाय पेइंग फेयर, बाय पेइंग रेंट विच इज़ एप्लीकेबल एज पर योर जर्नी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वहाँ पर चाहे कोई चिल्ला के ऑफर नहीं दे रहा, लेकिन बस को बस स्टैंड पर लाने का मतलब क्या है कि भैया बस सर्विस प्रोवाइडर ऑफर दे रहा है कि यू कैन यूज़ द बस बाय पेइंग द एप्लीकेबल फेयर, टिकट लो, मौज लो, बैठो और एंजॉय करो, राइट।
मान के चलिए मैं किसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ। अब जी कोई आता है बूट पॉलिश करने वाला, शू पॉलिश करने वाला, और वो आकर डायरेक्ट मेरे शू पॉलिश करना शुरू कर देते हैं, कुछ भी बोले बिना, कोई उसने मुझे ऑफर नहीं दिया, तो उसने डायरेक्टली शू पॉलिश करना शुरू कर दिया। तो उसकी तरफ से ये क्या है, इम्प्लाइड ऑफर विदाउट यूजिंग द वर्ड्स। ठीक है, तो ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड, मे बी इम्प्लाइड। लॉ की तरफ से दोनों ही वैलिड है। हाँ जी, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मे बी जनरल और मे बी स्पेसिफिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से सुनिएगा। कहता है वेयर एन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ऑफर, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय दैट स्पेसिफिक पर्सन ओनली, बट व्हेन द ऑफर इज एड्रेस्ड टू वर्ल्ड एट लार्ज, टू अनसर्टेन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, it is general offer, it can be accepted by any member of the public by fulfilling the conditions written down in the offer। तो जी स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या हुआ, जो मैं आपको दे रहा हूं, आपके अलावा कोई और उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने आपको ऑफर दिया, मिस्टर ए को ऑफर दिया कि मैं अपनी कार आपको सेल करना चाहता हूं, तो जी सिर्फ आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई और उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दैट इज 1-to-1 ऑफर इज स्पेसिफिक ऑफर। 1-to-many मतलब एनीवन कैन एक्सेप्ट द ऑफर बाय फुलफिलिंग द कंडीशन, तुम कहेंगे जनरल ऑफर। जैसे कि मान के चलिए जो मिस्टर लाला ने ऑफर दिया था, कोई भी अगर मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा तो उसे 1000 रुपये का इनाम मिलेगा। तो दिस इज 1-to-many मीन्स एनीवन फ्रॉम द पब्लिक कैन एक्सेप्ट द ऑफर बाय फुलफिलिंग द कंडीशन। अगर वो ऑफर मिलने के बाद कोई भी लाला के बच्चे को ढूंढ के ला रहा है तो मान के चला जाएगा कि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तभी वो लाला के बच्चे को ढूंढने निकला, ढूंढ के लाया। नाउ दैट पर्सन इज अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर द रिवॉर्ड। ठीक है, दैट पर्सन कैन क्लेम द रिवॉर्ड ऑफ 1000 रुपीज। तो जी ऑफर मे बी जनरल और मे बी स्पेसिफिक। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट दिया हुआ है लैप्स ऑफ ऑफर सेक्शन 6 के अंदर, मतलब ऑफर कब तक वैलिड रहेगा। कोई ना कोई तो ऑफर की भी टर्म होगी ना, टाइम लिमिट होगा कि हाँ जी ऑफर यहाँ तक वैलिड रहेगा। ये जी ए ने ऑफर दिया, ये रहा ऑफर। ठीक है, तो जी ऑफर कब तक वैलिड है। कहता जी सबसे पहली चीज़ तो जब तक ए जिंदा है तब तक। अगर ए की डेथ हो गई एक्सेप्टेंस से पहले, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेट्स से मिस्टर बी को ऑफर दिया गया था, कहता ये मिस्टर ए की डेथ ही हो गई एक्सेप्ट करने से पहले, तो ऑफर क्या हो गया, लैप्स। लैप्स का मतलब खत्म हो गया। ठीक है, अगर मान के चलो जिसको ऑफर दिया गया था उसकी डेथ हो गई, तो ऑफर क्या हो गया, लैप्स। तो जी ऑफरर या ऑफरी की डेथ हो जाती है बिफोर द एक्सेप्टेंस, तो भैया ऑफर क्या हो गया, लैप्स। अगर ऑफर में कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ था कि यू कैन एक्सेप्ट द ऑफर विद इन 4 days, कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ था, वो टाइम खत्म हो गया, तो ऑफर क्या हो गया, लैप्स। राइट। अगर मान के चलिए ऑफर वॉइड हो गया ड्यू टू चेंज इन सम गवर्नमेंट पॉलिसी, सम रेगुलेशंस, तो ऑफर क्या हो गया, लैप्स, खत्म। मान के चलिए ए ने बी को कहा कि मैं आपको 30,000 पर ग्राम सोना देने के लिए तैयार हूँ, पर 10 ग्राम पर तोला, 30,000 पर 10 ग्राम सोना देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले, इससे पहले कि बी ऑफर एक्सेप्ट करता, गवर्नमेंट ने पॉलिसी ला दी कि प्राइवेट सेल ऑफ गोल्ड इज़ नॉट अलाउड, नो वन कैन सेल द गोल्ड प्राइवेटली, सिर्फ गवर्नमेंट ही गोल्ड सेल कर सकती है। तो ये ऑफर क्या हो गया, वॉइड हो गया। लोगों की नज़रों में अब इस ऑफर की कोई वैलिडिटी नहीं है, तो ऑफर क्या हो गया, लैप्स हो गया। ठीक है, अगर बी ने स्पेसिफिकली ऑफर को रिजेक्ट कर दिया एक बार, तो ऑफर क्या हो गया, लैप्स हो गया। बी ने अगर काउंटर ऑफर दे दिया, हमने ऊपर पढ़ा ना काउंटर ऑफर के बारे में, कि एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के दे दी, तो कहता है काउंटर ऑफर की केस में ऑफर क्या हो गया, लैप्स हो गया। तो वही सारी चीजें यहां पर बताई हुई है। कहता है इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। अच्छा कमाल की बात देखिए,
जब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो कि लगभग हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, जो कि हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक फाउंडेशन, बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा है, और दुनिया में हज़ारों तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के केस में रीजनेबल टाइम डिफाइन किया जाए? द आंसर इज़ नो। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कोई भी रीजनेबल टाइम डिफाइन नहीं किया हुआ। या तो पार्टी खुद बताए कि जी 4 दिन के अंदर अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑफर विल बी लैप्स्ड। या फिर लोग कह रहे हैं कि इट मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन द रीजनेबल टाइम, बट व्हाट इज द रीजनेबल टाइम? कहता है इट इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जी क्या होगा रीजनेबल टाइम? एज पर द कोर्ट, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। हर केस में कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या टाइम रीजनेबल था या नहीं था। जैसे एक केस में मैंने एक कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने 6 मंथ्स के बाद मुझे अलॉट किया शेयर। तो मैं कोर्ट में गया, मैंने कहा भैया अब मैं क्या करूँ इन शेयर्स का? शेयर्स के रेट डेली बेसिस पर चेंज होते हैं, कोई टाइम पीरियड होना चाहिए कि हाँ 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में कंपनी मुझे अलॉट करे। 6 महीने बाद अगर कंपनी मुझे अलॉट करे तो मैं क्या करूँ इन शेयर्स का? तो कोर्ट ने कहा कि यस, 6 मंथ्स को हम इस केस में रीजनेबल टाइम कंसिडर नहीं किया जा कर सकते। तो जो मैंने ऑफर दिया था कंपनी को, माना गया कि वो लैप्स हो चुका है और कंपनी अब मुझे अलॉट नहीं कर सकती, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट ऑफर। ठीक है, तो रीजनेबल टाइम डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। तो इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द ऑफरर और विद इन द रीजनेबल टाइम, ठीक है जी, तो ऑफर शैल बी लैप्स्ड। इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड, जिस मोड में सामने वाले ने कहा था कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर उस मोड में मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो ऑफर, मतलब वो प्रॉपर एक्सेप्टेंस कंसीडर नहीं की जाएगी और मान के चला जाएगा ऑफर इज लैप्स्ड। ठीक है, जैसे मैं बैंक में जाता हूँ, बैंक मुझे ऑफर दे रहा है किस चीज़ की, कि हमारे यहाँ पर सेविंग अकाउंट होता है जी, जिसके अंदर हम लोग 3% इंटरेस्ट देते हैं। हमारे यहाँ पर रेकरिंग अकाउंट खोला जा सकता है, जिसके अंदर हम लोग 6% इंटरेस्ट देते हैं। हमारे यहाँ पर एफडी ओपन की जा सकती है, जिसके अंदर जी इतने टाइम के लिए 8% इंटरेस्ट है, इतने टाइम के लिए 8.5% इंटरेस्ट है। ये सारे बैंक ने मुझे ऑफ़र दिए। अब जी अगर मैं इसमें से कोई ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, मान के चलिए मैं सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ बैंक में, तो बैंक ने कहा ठीक है ये फॉर्म आप फिल करके दे दीजिए। तो बैंक ने स्पेसिफिकली मोड प्रिस्क्राइब किया कि भैया जब तक आप ये फॉर्म फिल करके नहीं दोगे तब तक आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जी जहां ऑफरर ने मोड स्पेसिफाई किया है, दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड मोड, अदरवाइज मान के चला जाएगा ऑफर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ऑफर इज लैप्स्ड। ठीक है, अगर कोई मोड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो विद यूजिंग सम रीजनेबल मैनर, विद इन सम रीजनेबल मैनर, राइट। तो जी मान के चलते हैं, केस बताता हूं मैं आपको। 2 दोस्त थे, आलू का चालू, दोनों थे भी आलू ही, तो इसलिए इनका नाम मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आलू का चालू। 2 दोस्त थे, ठीक है, पुरानी दिल्ली में रहते थे, दिल्ली 6। और आपको पता है पुरानी दिल्ली में तो जो गली है वो छोटी छोटी सी गली है, 4-4 फुट की, और घर बने हुए हैं गलियों के दोनों तरफ। ठीक है, अब जी यहाँ पर आलू था अपनी छत पर, यहाँ पर कचालू था अपनी छत पर, दोनों पतंग उड़ा रहे थे। तो दोनों के बीच में एक ऑफर और एक्सेप्टेंस हुई। क्या? आलू ने ऑफर दी कि अगर मैंने तेरी पतंग काट दी तो घर मेरे नाम, तेरा घर मेरे नाम। अच्छा, कचालू ने क्या किया? पुरानी दिल्ली का केस बता रहा हूँ मैं, वहाँ पर कबूतर उड़ाने का बड़ा शौक है लोगों को। तो कचालू ने क्या किया? अपनी एक्सेप्टेंस कबूतर उड़ा के दी, ना हाँ बोला ना बोला, कबूतर उड़ा दिया और अपनी एक्सेप्टेंस कबूतर उड़ा के दी। ठीक है, अब जी आलू जीत गया, कचालू ने अपना घर देने से मना कर दिया, तो आलू कोर्ट में गया कि हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। कचालू ने कहा कि भैया मैं तो नहीं मानता इसे। तो कोर्ट ने कहा कि क्या आपने एक्सेप्ट किया था? कचालू ने कहा मैंने कबूतर उड़ाया था। कोर्ट ने कहा कबूतर उड़ा के एक्सेप्टेंस देना इज नॉट अ रीजनेबल एक्सेप्टेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज की डेट में एटलीस्ट, राइट। होता होगा राजाओं महाराजाओं के टाइम में, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कबूतर उड़ाकर एक्सेप्टेंस देना
कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसका मतलब के ने एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, इसका मतलब कोई एग्रीमेंट आपस में क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है जी। तो मस्ट बी इन रीजनेबल मैनर इफ नो मोड इज प्रिस्क्राइब्ड। द ऑफरी रिजेक्टेड इट बाय डिस्टिंक्ट रिफ्यूजल, ऑफरी ने क्लियर कट मना ही कर दिया, मुझे नहीं चाहिए तेरा ऑफर, ऑफर खत्म। एक बार मना कर दिया दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक सामने वाला दोबारा ऑफर ना दे। याद रखना, एक बार ऑफरी ने मना कर दिया तो जब तक सामने वाला दोबारा ऑफर ना दे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। एक बार मना कर दिया मतलब खत्म ऑफर। हाँ जी, आइदर द ऑफरर और द ऑफरी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस। कहता है एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एन एक्सेप्टेंस। जैसे मान के चलिए कि मिस्टर ए ने अपने बेटे को कहा कि अगर आप CS फाउंडेशन या फिर ये एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट एक बारी में क्लियर कर लेंगे तो मैं आपको बाइक दिलाऊंगा। अगर वो क्लियर ही नहीं कर पाया तो ऑफर ख़त्म हो गया ऑलरेडी, राइट, लैप्स हो गया। हाँ जी, काउंटर ऑफर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आ जाइए जी, रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरर। मतलब अब हम बात कर रहे हैं कि ऑफरर अपना ऑफर कब वापस ले सकता है। ऑफरर अपना ऑफर कब तक वापस ले सकता है। लैप्स होना एक अलग चीज़ है। लैप्स का मतलब बाय लॉ वो ऑफर ख़त्म हो गया, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रिवोकेशन का मतलब ए ने जो ऑफर दिया है वो ऑफर कब तक वापस ले सकता है। ठीक है, ये जो तीर ए ने चलाया, ऑफर दिया, क्या वो तीर वापस अपने कमान में डाला जा सकता है? नहीं डाला जा सकता। अगर डाला जा सकता है तो कब तक? कहता जी पहली चीज़ तो याद रखो, अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया फिर ऑफर वापस नहीं लिया जा सकता। फिर तो क्या हो गया, कहता एक्सेप्टेंस हो गई तो एग्रीमेंट बन गया, फिर ए के हाथ में नहीं है कि वो अपना ऑफर वापस ले ले। तो पहली चीज़ तो सामने वाले के एक्सेप्ट करने से पहले अपना ऑफर वापस लिया जा सकता है। ठीक है, तो एन ऑफर में बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस। ठीक, रिवोकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो रिवोकेशन भी ऑफरी को कम्युनिकेट होनी चाहिए कि भैया मैंने अपना ऑफर वापस ले लिया, राइट। एज इट डज नॉट टेक इफेक्ट अंटिल इट इज एक्चुअली कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। बिफोर इट्स एक्चुअल कम्युनिकेशन द ऑफरी मे एक्सेप्ट द ऑफर एंड क्रिएट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा नहीं है मन में सोच के बैठ गए कि मैंने तो अपना ऑफर वापस ले लिया। अगर आप ऑफर सामने वाले को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो रिवोकेशन भी सामने वाले को कम्युनिकेट करेंगे। अगर सामने वाले को आपने रिवोकेशन कम्युनिकेट नहीं किया तो सामने वाले के लिए ऑफर ओपन है, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और रिवोकेशन मस्ट बी रीच टू द ऑफरी बिफोर ही सेंड्स आउट द एक्सेप्टेंस। तो अगर हम बात करें तार की, पोस्ट की, दिक्कत कहाँ आएगी पोस्ट में ना, जहाँ टाइम गैप होता है। तो जी मान के चलो ए ने ऑफर दिया बाय पोस्ट, बी के पास यहाँ दिया 1/4/2020 को ऑफर दिया, बी के पास पहुँचा 7/4/2020 को ऑफर। तो जी जब तक बी के पास ऑफर नहीं पहुँचा तब तक तो ए खुला है, अपना ऑफर वापस ले सकता है, राइट। बी के पास ऑफर पहुँच गया और बी ने ऑफर एक्सेप्ट किया, कहता है जी 14/4/2020 को। कैसे एक्सेप्ट किया? बाय पोस्ट। कहता है जी ये एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाय ए। एक बार बी ने एक्सेप्ट कर लिया और पोस्ट डाल दी, पोस्ट मेल कर दी, फिर ए के हाथ में कुछ नहीं है। तो जी ये एक्सेप्टेंस से पहले ए अपना ऑफर रिवोक कर सकता है। कंडीशन ये है कि ए बी को इन्फॉर्म कर दे कि जी मैंने अपना ऑफर रिवोक कर लिया। अगर बी को ये नहीं पता कि ए ने अपना ऑफर रिवोक कर लिया तो बी के लिए ऑफर अभी भी ओपन है। ठीक है, An offer to keep open for specific time is not binding unless it is supported by consideration। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर रहा हूं। हाँ जी, अब देखिए
मिस्टर ए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? प्रॉपर्टी डीलर के पास। घर खरीदना था मिस्टर ए को। प्रॉपर्टी डीलर ने इनको, भाई साहब को, एक घर दिखाया, सपनों का महल। लग कुटिया रिया पर सपनों का महल है। ठीक है, कितने का दिखाया? कहता जी 1 करोड़ रुपए का। मिस्टर ए ने कहा प्रॉपर्टी डीलर को, यार 2-3 दिन सोचने का टाइम दीजिए, मैं आपको 3 दिन में अपना डिसीजन कम्युनिकेट कर दूंगा। 2-3 दिन मुझे सोचने का टाइम दीजिए। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा ठीक है भाई, अपना टाइम लो। अब जी 3 दिन बाद मिस्टर ए प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है। प्रॉपर्टी डीलर को कहता है मुझे आपका ऑफर मंजूर है। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा भाई वो तो मैं बेच खाया घर, आपके सपनों का महल मैंने किसी और को सेल कर दिया क्योंकि मुझे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे थे। 1 करोड़ 5 लाख रुपए दे रहा था सामने वाला, मैंने बेच दिया। मिस्टर ए को बड़ा गुस्सा आया कि आप कैसे बेच सकते हो, जब मैंने आपको कहा था कि मुझे 3 दिन चाहिए तो 3 दिन तो आपको रुकना चाहिए था। तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा भैया मैं तेरा नौकर थोड़ी ना हूँ, जो रुका रहूँगा 3 दिन, मुझे अच्छी डील मिली, मैंने एक्सेप्ट कर ली। मिस्टर ए कोर्ट गए कि जी मुझे प्रॉपर्टी डीलर से आज की डेट में 1 करोड़ 5 लाख का वो घर है, तो मुझे प्रॉपर्टी डीलर से 5 लाख का क्लेम दिलाइए। प्रॉपर्टी डीलर को वो घर मेरे लिए रोक के रखना चाहिए था, हमारे बीच में बात हुई थी 3 दिन प्रॉपर्टी डीलर वेट करेगा मेरी एक्सेप्टेंस का या रिजेक्शन का। कोर्ट ने कहा देखिए जी यहां पर ना 2 अलग अलग सिनेरियो है। कोर्ट ने कहा कि यहां पर 2 अलग अलग सिनेरियो है। एक है ऑफर बाय प्रॉपर्टी डीलर, किसको? मिस्टर ए को। ऑफर किस चीज का? ऑफर फॉर होम। कितने का? 1 करोड़ रुपए का। ठीक है। दूसरा है ऑफर बाय ए। किस चीज का? कहता है किसको? बी को। किस चीज का? कहता है जी टाइम का, कि जी मुझे आप ये घर, बी को प्रॉपर्टी डीलर है यहाँ पर, आप ये घर 3 दिन तक रोक के रखोगे। ठीक है। आप कोर्ट में केस ये वाला लेके आए हो कि आपने प्रॉपर्टी डीलर को कहा था कि 3 दिन तक घर रोक के रखोगे। कोर्ट ने पूछा कि 3 दिन तक घर रोक के रखने के नाम का आपने प्रॉपर्टी डीलर को क्या दिया? कहता ये अलग चीज है। जो प्रॉपर्टी डीलर ने आपको ऑफर दी थी कि घर 1 करोड़ रुपए का, वो अलग चीज है, वो मैटर अलग है, ये मैटर अलग है। आप प्रॉपर्टी डीलर से चाहते हो कि प्रॉपर्टी डीलर आपके लिए 3 दिन घर को रोक के रखे, तो बदले में आपने क्या दिया? कोर्ट ने कहा यू हैव टू बाय द टाइम। मिस्टर ए हैज टू बाय टाइम। अगर आप चाहते थे कि प्रॉपर्टी डीलर आपके लिए 3 दिन रुके तो आपको इन कंसिडरेशन कुछ प्रॉपर्टी डीलर को देना था। अगर आपने इन कंसिडरेशन कुछ प्रॉपर्टी डीलर को नहीं दिया तो इसका मतलब आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट क्रिएट नहीं हुआ इस चीज़ को लेकर, टाइम को लेकर। तो इफ़ यू नीड स्पेसिफिक टाइम यू मस्ट पे स्पेशल कंसिडरेशन। So an offer to keep open for specific time, for specified time, is not binding unless it is supported by a consideration. ठीक है जी। अब यहां पर आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? An offer to be valid must contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. एक एक पॉइंट समझते जाइए।
कहता है जी कोई भी ऑफर के अंदर ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए कि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं हाँ मानूंगा। सोच के देखो कि मैं मेट्रो स्टेशन पर गुलाब का फूल लेकर खड़ा हूं और जो भी लड़की आती है सबको मैं ऑफर देता हूं, सबको बोलता हूं आई लव यू, ठीक है। और अगर वो लड़की मुझे पागल समझकर बिना कुछ बोले आगे निकल जाती है तो मैं कहता हूं देख ना नहीं किया इसका मतलब हाँ है। मतलब एक दिन में कितनी गर्लफ्रेंड बनने वाली है मेरी। हर लड़की को मैं कह रहा हूं कि आई लव यू और वो बिना कुछ बोले आगे निकल जाती है पागल समझकर, तो मैं कहता हूं ना नहीं किया तो इसका मतलब हाँ है। कहता है ऑफर में ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए कि भैया अगर आपने मना नहीं किया तो मैं हाँ समझूंगा, ठीक है। सामने वाले को मना करने की ऑप्शन होनी चाहिए ऑफर में। तो जी दिस इज नॉट करेक्ट। फिर अगला, इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ऑफर मस्ट बी टू बी वैलिड मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ठीक है जी। कहता है जी हैव सर्टेन एंड अनएम्बिगुअस टर्म्स, ठीक है जी, बिल्कुल सामने वाले को पता होना चाहिए कि ऑफर में उसे क्या मिल रहा है, तो ऑफर मस्ट बी सर्टेन, टर्म्स मस्ट बी अनएम्बिगुअस, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, ठीक है जी। जब तक सामने वाले को ऑफर कम्युनिकेट नहीं करोगे वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो हमारे पास फॉल्स क्या है, तो आंसर क्या हो गया ए। हाँ जी, ओवर अ कप ऑफ कॉफी इन अ रेस्टोरेंट एक्स इनवाइट्स वाई टू डिनर एट हिज हाउस ऑन संडे। तो एक्स ने वाई को इनवाइट किया, एक्स ने वाई को ऑफर दिया कि हमारे घर आइए डिनर पर संडे को। वाई ने एक मतलब डिनर पे जाने के लिए टैक्सी हायर करी, एक्स के घर पहुंचा, बट उस दिन किसी वजह से एक्स अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर पाया, मींस उस दिन एक्स ने वाई को डिनर नहीं करवाया, ठीक है। घर में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जी वाई एक्स के अगेंस्ट केस करने के लिए कोर्ट में पहुंच गया कि भैया मैंने टैक्सी हायर की थी, 1000 रुपये टैक्सी वाले को दिए आने जाने के नाम के, और घर पर जाकर मुझे डिनर भी नहीं करवाया, तो मेरे ये 1000 रुपये मिस्टर एक्स से वापस दिलवाइए। कैन वाई रिकवर एनी डैमेजेस फ्रॉम एक्स, द आंसर इज नो। आई थिंक मैं बहुत डीपली प्रीवियस क्लासेस में समझा चुका हूँ कि सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स के केस में माना जाता है दैट पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, और जहां इंटेंशन ही नहीं होती लीगल राइट्स या ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की वहां एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट इज एन एग्जॉस्टिव कोड कंटेनिंग द एंटायर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गलत। हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, सब कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर, राइट। इसका पार्ट ए जो है, पार्ट 1 जो है वो तो सिर्फ जनरल प्रोविजन से डील कर रहा है, और पार्ट सी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि बेलमेंट है, प्लेज है, एजेंसी है, इनके साथ डील कर रहा है। कहता है जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, सेल परचेज ऑफ गुड्स है तो उसके लिए हमारे पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, राइट। तो बेसिकली दिस इज नॉट कंप्लीट लॉ डीलिंग विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एवरी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इट इज एन एक्ट टू अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, ये तो इसका प्रियम्बल ही है, डिस्कस कर चुके हैं हम। इट इज एन एक्ट टू डिफाइन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंटेन्स ओनली द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कहता है नॉट ओनली द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए तो इसमें प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एजेंसी से रिलेटेड है, बेलमेंट से रिलेटेड है, प्लेज से रिलेटेड है। इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव कोड कंटेनिंग द एंटायर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी ठीक है जी। अब ये भी ठीक है और बी भी ठीक है, तो ज़्यादा ठीक कौन सी है? कहता है ज़्यादा ठीक ही है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ है
कि ना तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव है और प्रियम्बल भी दिया हुआ है इसके अंदर, तो ज़्यादा ठीक क्या है, ये वाला। तो आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, तो जहां पर दो ऑप्शन आपको ठीक लगे वहां पर आपको देखना ज़्यादा ठीक कौन सी है, जहां दो ऑप्शन आपको गलत लगे वहां पर देखना ज़्यादा गलत कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कहता है ए एंगेजेस बी फॉर सर्टेन वर्क एंड प्रोमिसेस टू पे सच रेम्यूनरेशन एज शैल बी फिक्स्ड, बी डज द वर्क। ये तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है ही। कहता है जी ए एंड बी प्रोमिस टू मैरी ईच अदर अगेन, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कायदे से लॉ की नज़र में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, राइट। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। कहता है ए टेक्स अ सीट इन पब्लिक व्हीकल, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ए इनवाइट्स बी टू कार्ड पब्लिक टू अ कार्ड पार्टी, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बोथ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है जी। पुट द ऑफर एंड काउंटर ऑफर, स्टिपुलेट देयर इंडिविजुअल ऑफर, एग्री विद ईच अदर, तो दिस इज करेक्ट। एग्री विद ईच अदर इज जनरल, although this is also correct, agree with each other, but this statement is very general statement, whereas this is specific statement, agree upon the same thing in the same sense, right? So this should be the right option. Which of the following has correct sequence, कहता है जी पहला ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, फिर कंसिडरेशन, फिर, तो आपको ये स्लाइड याद रखनी है उसके लिए। पहले ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, फिर कंसिडरेशन, फिर लीगल एनफोर्सेबिलिटी, फिर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन ऑफर, ये ऑफर यहाँ गलत आ गया। ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पहले तो हो ही नहीं सकता। ऑफर कंसिडरेशन, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फिर कंसिडरेशन, फिर कॉन्ट्रैक्ट। तो करेक्ट कौन सा है, ठीक है जी। चलिए, आई थिंक क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द एक्सेप्टेंस, मीन्स रूल्स गवर्निंग द एक्सेप्टेंस। हमने अभी तक कहाँ तक कवर कर लिया, ऑफर कवर कर लिया है। अब हम लोगों को एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जो मैटर है वो कवर करना है। चलिए जी, क्लासेस देखिए, देखते रहिए। हम लोग डेली बेसिस पर एक ही क्लास अपलोड कर पाएंगे ऑन एन एवरेज, राइट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे लेवल्स हम लोग फ्री कर चुके हैं। घर पर बैठा हूँ, मैं भी अकेला ही हूँ, सारा काम अकेला ही करना है, लेक्चर प्रिपेयर भी करना है, रिकॉर्डिंग भी करनी है, फिर प्रोसेसिंग भी करनी है, वीडियो की अपलोडिंग भी करनी है, बच्चों से भी बात करना है। तो एक क्लास पर डे से ज़्यादा मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ आप साथ साथ देखते रहिए। विद इन 2 months, विद इन 2.5 months वी विल कवर नियरली 70-75% सिलेबस। तो इवन अगर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट ही देने की सोच रहे हैं तो भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप इजीली एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। हैव पेशेंस। और बार बार प्लीज़ ये मत डालिए व्हाट्सएप के ऊपर, मुझे पर्सनल मैसेज मत कीजिए कि नेक्स्ट क्लास में कब अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है इस लॉकडाउन के सिनेरियो में, हमारे घर में भी काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन है। देखिए, रिकॉर्डिंग के लिए हम लोगों को भी अलग से घर वालों को समझाना पड़ता है कि शोर ना करे और एक जगह पर बैठे रहें, तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं इस टाइम पे, सारे घर पर ही है, राइट। बट अपनी तरफ से आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। टेक केयर।